विश्वास है कि इस बार प्रदेशवासी जो है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दें, कितने साधन झोंक दें, लच्छेदार भाषण दे दें, पर हमारी गवर्नेंस जो है, हमारी स्कीम जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में काम हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी में काम हुआ है, और इस चुनाव में हम वही से कामयाब होंगे। ये संकल्प सब ने बैठ करके लिया है मीटिंग के अंदर, और उस संकल्प को लेके हम आगे बढ़ेंगे और सरकार रिपीट करेंगे जनता का आशीर्वाद। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी घमासान की। कांग्रेस में बैठक हुई, हाल ही जो नई एक कमेटी बनी है 35 सदस्य, इसमें केसी वेणुगोपाल और मधुसूदन मिस्त्री के सानिध्य में बैठक हुई। तमाम नेता उसमें शामिल हुए। मिशन 156 कांग्रेस का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार की योजनाओं को लेके जाएंगे और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जनता के बीच जाएंगे। यानी कि मुकाबला जब पहले से जाहिर हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, कमल का फूल निशान होगा, और इधर से कांग्रेस को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे करेंगे। पर जाहिर है कि अशोक गहलोत पूरे उसमें मेन उस स्ट्रीम में रहेंगे। उसकी वजह साफ है कि योजना किसकी है, अशोक गहलोत की। तो चलिए मिशन 156 कैसे सफल होगा। और उधर बीजेपी की कवायद है कि बूथ मजबूत करने के लिए आने वाले दिनों में कार्यक्रम उनका तय हो चुका है। तमाम दिग्गज नेता उसमें शिरकत करेंगे। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ भाजपा से हैं, और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, मिशन 156 आप लोग लेके चल रहे हैं, आधार आप लोग बता रहे हैं कि राज्य सरकार की योजनाएं और बीजेपी का फेल्योर। बीजेपी का फेल्योर कैसे कहें हम कि बीजेपी के फेल्योर में आप संभावनाएं तलाश रहे हैं?
देखिए योगेंद्र जी, 2018 में जब पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता पक्ष का मैंडेट दिया था और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था। हम तो हमारा धर्म राजस्थान की जनता की सेवा करने का पिछले 4.5 साल से आराम से निभा रहे हैं। कठिनाइयां भारतीय जनता पार्टी बहुत पैदा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम हमारा धर्म पूरा निभा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का धर्म अपना नहीं निभा रही है। योगेंद्र जी, 2023 के बिल्कुल चुनाव सिर के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कमर कस चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी कमर पहले से कसी हुई थी, क्योंकि हम तो 4.5 साल से राजस्थान की जनता का लगातार ध्यान रख रहे हैं। कोरोना आया, जब भी हमने राजस्थान की जनता का ध्यान रखा, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने का असफल प्रयास किया, तब भी हम कामयाब हुए। भारतीय जनता पार्टी आज तक उस प्रयास को करने का लगातार प्रयास करती है। चाहे डायरी वायरियों के बाद आपने पिछले दिनों में देखा होगा, एक लाल डायरी का भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उछाल के खेलने का प्रयास किया। अब हमने जो बढ़िया बढ़िया शानदार योजनाएं बनाई है, हम चाहते हैं राजस्थान की जनता को लाभ मिले। और योगेंद्र जी, ये जनता को हम लुभाने का जो काम कर रहे हैं, ये जनता को जो राहत देने का काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे, हमको मेहरबानी कर रहे हैं। जनता का हक है, जनता के हक को हम जनता को वापस लौटा रहे हैं। हम शानदार बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के बीच में जा रहे हैं। हम राजस्थान के किसी भी चौराहे पे, किसी भी ढाणी में, किसी भी पंचायत में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 2-2, 3-3 घंटे हमारा कांग्रेस का छोटा बड़ा कार्यकर्ता कोई भी बड़े बड़े भाषण दे सकता, क्योंकि हम राजस्थान की जनता के बीच में जाने का हमें मादा है, क्योंकि हमने ऐसा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल एक मादा लेके चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का बड़ा सारा चेहरा। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के नेताओं के पास केवल एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। हमारे सारे चेहरे, हम वार्ड अध्यक्ष को भी चुनाव में लेके जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष को भी लेके जाएंगे, जिला अध्यक्ष को भी लेके जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी जाएंगे, रणदास जी भी जाएंगे, पायलट साहब भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे खड़गे साहब, हमारे अध्यक्ष, सारे लोग, हमारे यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सारे लोग जाएंगे। आज जो मीटिंग हुई वो भी सफल मीटिंग हुई। सबका एक ही मकसद था कि हमको 2023 में वापस रिपीट होना है। इसके लिए सबने पूरी ताकत के साथ 2018 का आप जिक्र कर रहे हो। देखिए 2018 की अगर बात करें तो 1,70,000 वोट जिस दिन काउंटिंग हुई थी उस दिन आप लोगों को ज्यादा मिले थे जी। और रही बात अगर बीच की, तो आप कहेंगे कि बाई इलेक्शन में हम लोगों ने, लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं कह सकते इसको। उसके बाद में आपको लगता है कि जनता का रुझान और बढ़ गया फिर आपकी तरफ? योगेंद्र जी, जीत होती है। सीपी जोशी एक वोट से हारे, ये बता दिया कि एक वोट का भी बहुत बड़ा महत्व है। हमने भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की जनता ने हमको पक्ष में बैठने का मैंडेट दिया। और रही बात हमारा जो 1,70,000 आंकड़ा बता रहे हैं, निश्चित तौर पर जो गैप था निश्चित तौर पर बहुत बढ़ोतरी हुई है। योगेंद्र जी, राजस्थान की जनता ने, योगेंद्र जी, राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य है, कांग्रेस जीतेगी, पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा। पूरे हिंदुस्तान की जनता को, राजस्थान की जनता को पता है कि अशोक गहलोत एकमात्र ऐसे बड़े नेता हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी जिनको नरेंद्र मोदी जी चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास में, मैं वीरेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, मिशन 156 कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है और उसका आधार भी बता रहे हैं कि हम किस तरह से मिशन 156 को लेके चल रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाएं बताई, आपके पार्टी की गुटबाजी को भी एक आधार बता रहे हैं, केंद्र सरकार का फेलियर बता रहे हैं। जो कांग्रेस का दावा है उसमें 156 तलाश है। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ये कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाना जाएगा, एक तो उनके बिगड़े बोलों के लिए, एक राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए, महिला अपराधों के लिए, बेरोजगार और किसानों की आत्महत्या के लिए, और राजस्थान की दिन प्रतिदिन घटती हुई इमेज के लिए। मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान के बारे में दूसरे राज्यों के लोग बहुत चिंतित हो रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर एकदम से इतने अपराध कैसे बढ़ने लग गए। तो कहीं ना कहीं ये सब विषय ऐसे हैं जिसके लिए आम जनता, राजस्थान की जनता बहुत चिंतित है और वह पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अनेकों उदाहरण जो पहले भी देखे थे, इससे पहले के जितने भी चुनाव हुए उसमें आपने देख लिया होगा कि कांग्रेस ने इसी प्रकार की बातें कही थी, हम इतनी सीटें लाएंगे, हम इतनी सीटें लाएंगे। चाहे 2013 का चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक नहीं रही थी। इन्होंने कहा था हमारी ये योजना है, हमने फ्री में इतना बांटा है, हमने ये किया, हमने ये किया है, लेकिन परिणाम क्या आया? केवल 21 सीटों पर कांग्रेस सिमट के रह गई। और रही बात इस बार के चुनाव की, आप निश्चित मानिए जिस प्रकार के बिगड़े बोल गहलोत साहब के थे, उन्होंने चाहे सचिन पायलट साहब के लिए कहा हो, उन्होंने चाहे किसी और के लिए कहा हो, या फिर इनके महाभ्रष्टाचारी सरकार के भ्रष्टाचारी मंत्रियों ने एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से बोले हो, या फिर इनके विधायकों ने जिस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार पे लगाए हो, या फिर आम जनता ने जो देखा है। आज आप देखिए हमारी बेटियों की बलि चढ़ाई जा रही है, बलात्कार के ऊपर बलात्कार हो रहे, अपराध पे अपराध हो रहे। आज ही बीकानेर में एक युवक को सरेआम मार दिया गया।
कल ही वहां पे एक जगह बलात्कार हुआ है, बलात्कार करके कुएं में फेंका जा रहा है। भीलवाड़ा की घटना अभी भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। और जयपुर की स्थिति तो इतनी भयानक हो चुकी है कि आम आदमी सोच रहा है मैं कहां जाऊं, मैं बच के कहां जाऊं। तो मैं समझता हूं ऐसी स्थिति में हर राजस्थानी सोच चुका है कि इस बार इस सरकार को परमानेंट रूप से बिठा देना है। वीरेंद्र जी, जैसे भीलवाड़ा की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं कि जिस भट्टे में उस मासूम को धकेल दिया रेप के बाद में, उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, तो कार्रवाई किसको कहते हैं? देखिए, मैं कल भी एक महिला आंदोलन में था, जयपुर में एक कैंडल मार्च था भीलवाड़ा के केस को लेकर। तो वहां महिलाएं बिल्कुल क्लियर कह रही थी कि हमें अब कार्रवाइयां नहीं चाहिए, हमें उन ऐसे दरिंदों की सीधी फांसी चाहिए। और फांसी जी अपने देखिए प्रोसेस है ये कानून का, मुझे लगता है कि मैं मानता हूं, लेकिन एक जो बड़ा विषय है, एक बड़ा विषय यही है कि अब हम इन्हीं चीजों का इंतजार करते रहेंगे कि उन पे कार्रवाई होगी। हाँ, उन पे कार्रवाई होगी, इन पे रोक लगाने का कार्य कीजिए ना। आए दिन ये मामले क्यों बढ़ते जाएं? राजस्थान का आप डाटा उठा के देखिए, हर साल दुगने डाटा बढ़ते जा रहे हैं अपराधों पे, चाहे महिला अपराध हो, चाहे दलितों पर अत्याचार हो, चाहे युवाओं पे अपराध हो। राजस्थान में कभी भी युवा आत्महत्या नहीं करता था, राजस्थान का किसान कभी भी आत्महत्या नहीं करता था। आप देखिए, दलितों से जूते चटवाए जा रहे हैं इनके विधायक के ऊपर इतने गंभीर आरोप कि दलित से जूते चटवाए जा रहे हैं। किस प्रकार की राजनीति करना चाह रहे हैं, चलिए मैं किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं? वीरेंद्र जी आऊंगा कुछ चीजों को लेकर के। कोई एफआईआर या कोई आरोप लगता है उसको सच मत समझिए। अपन जब बैठे थे उसके आधा घंटे पहले ही पुलिस का बाकायदा इसमें इन्वेस्टिगेशन करके साफ हो चुका है। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की साजिश बताई जा रही है इसमें, और एट्रोसिटी में इन लोगों को फंसाया जाए इस कारण से पूरी एक साजिश रची गई। ये अभी आरोप उसके हिसाब से बता रहे हैं। खैर, ये पुलिस का जांच का विषय, मैं उस हिसाब से अपडेट कर रहा हूं, क्योंकि आरोपों को केवल आरोप के आधार नहीं बनाए। दोनों ही तरफ से मैं कहूंगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या दूसरे दल हो, क्योंकि अगर एक पार्टी आरोप लगाती है, दूसरा बचाव में इस तरह से खड़े होते हैं, पार्टी का चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, कि नहीं ये तो नहीं है, तो जांच का विषय, जांच कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल गंगा जी में स्नान करके आते हैं और सामने वाले बिल्कुल एकदम ही भ्रष्ट होते हैं। आरोप की सत्यता को आधार बनाया जाना चाहिए। खैर, ये राजनीतिक दलों को तय करना है। योगेंद्र, क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी आने वाले दिनों में काफी हमलावर होंगी? बीजेपी 180 का लक्ष्य लेके चल रही है कि अब की बार हम सीएलपी लीडर भी नहीं बनने देंगे, और कांग्रेस 156 पे ही संतुष्टि कर रही है। ये कांग्रेस ये आंकड़ा नहीं बढ़ाएगी कि 156 ही मान के चलेगी? देखिए, राजस्थान में सीटें 200 हैं, और अगर कांग्रेस 156 मान रही है और बीजेपी 180 है, तो आंकड़ा एक दूसरे में से ही कम होगा। लेकिन आज की जो बैठक थी, मोटे तौर पर इसको समझा जा सकता है कि अलग अलग चीज़ें हैं। मिशन तो है, टारगेट भी है, और खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं, और ऑब्जर्वर्स जो आए थे वो भी कह रहे हैं कि राजस्थान की जो ये ऐसी योजनाएं हैं, उससे जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, कॉमन आदमी को उसका सीधा फायदा मिल रहा है। और ऐसी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ अन्य स्टेट्सों में तो मिलेगा ही। और यहाँ पर क्योंकि हाल ही में जो कांग्रेस ने कर्नाटक जीता है, तो अब यही उम्मीद की जा रही है कि कर्नाटक का जो मॉडल है वो भी राजस्थान में लागू होगा। लेकिन बीजेपी के से लड़ने के लिए कांग्रेस की जो तैयारी है, उसमें ऑब्जर्वर्स का जो अंदरूनी रूप से जिस तरह से फीडबैक भी यहाँ पर जो पीएसी के सदस्य थे उनसे लिया गया था कि किस तरह से क्या हो सकता है, फील्ड की वास्तविक स्थिति है। देखिए, दोनों चीजें अलग अलग होती है। नेता अपने अपने क्षेत्र की स्थिति क्या बयां करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर्स कॉमन आदमी से जाकर बात करते हैं। पीसीसी के अगर बात करें तो पीसीसी के जो सदस्य हैं उनको भी टास्क दी जाएगी। वास्तविक स्थिति क्या है, फील्ड में क्या स्थिति है, 200 विधानसभा वार क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए ही अब जो पर्यवेक्षक हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 25 पर्यवेक्षक हैं लोकसभा वार हैं, उनको अब 8-8 विधानसभा वार उन्हें टास्क दी गई है, ताकि 200 विधानसभा कवर हो जाए। और वास्तविक जो रिपोर्ट है वो, क्योंकि 1.5 महीना है, क्योंकि घोषणा हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से कि साहब सितंबर का जो अंतिम सप्ताह है उसमें पहली जो सूची है प्रत्याशियों की वो जारी कर दी जाएगी। तो अभी से अगर देखा जाए 11 तारीख हो चुकी है, तो 1.5 महीने की इस अवधि में यूं मान के चलिए कि ऑब्जर्वर की मॉनिटरिंग में तमाम जो लोग हैं विधानसभा वार जाएंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे कि वास्तव में क्या स्थिति है। आम आदमी की नब्ज टटोलेंगे कि सरकार की जो योजनाएं आई हैं उनसे क्या वास्तव में सरकार में जो अगर एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है या नहीं है। तो वास्तविक स्थिति के आधार पर ही अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो उसे फायदा हो सकता है। लेकिन अगर लोकलुभावन चीजें ही अगर देखिए योगेंद्र, 2-3 बातें कांग्रेस के एक्सरसाइज के लिए होंगी, क्योंकि मिशन 156 लेकर के चल रहे हैं। एक तो निश्चित रूप से बीजेपी लिस्ट जारी नहीं करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली कह देगी जिन लोगों को भरोसा है कि हाँ चुनाव लड़ना है वो अपनी तैयारी शुरू कर देंगे।
इसी तरह से कांग्रेस की भी पहली सूची की अगर बात करें, जिसमें ये माना जाएगा कि हाँ इन लोगों को तो चुनाव लड़ना ही है, उन लोगों की सूची जारी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल दोनों तरफ से ये होगा कि जो लौट के आ रहे हैं या जिनको पार्टी में शामिल किया जा रहा है और ऑलरेडी कोई वहां से चेहरा तैयारी कर रहा है, वहां लगता है कि पार्टियों को दिक्कत आएगी। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति वो है। तो लगता है कि लास्ट में ही पता लग पाएगा कि हाँ नामांकन चुपके से सिंबल देंगे कि जाओ चुपचाप भर करके आ जाओ, देखते हैं फिर क्या होगा। वो रिस्क होगा एक। देखिए, रिस्क होगा, लेकिन अभी जब बीजेपी में भी कांग्रेस के जो हैं या अन्य पार्टीज के जो लोग हैं शामिल हो रहे हैं, या फिर उनकी घर वापसी हो रही है, क्योंकि कुछ लोग थे जो बागी हो चुके थे, तो पार्टियां, दोनों ही पार्टियां, क्योंकि प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान की, वो देख रही हैं कि जो जिताऊ हो। देखिए, विरोध होता है, या कोई वो पार्टी को छोड़ चुके हों या फिर वापस बैक एंट्री कर चुके हों, लेकिन पार्टी क्योंकि पिछले दिनों यही चल रहा था कि खुद राजस्थान की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और तो फिर कांग्रेस कहाँ पीछे हटने वाली है। कांग्रेस में भी पूरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमान संभाल रखी है, और आज की ये जो बैठक यही मैसेज दे रही है कि एनी हाउ कैसे भी जीत दर्ज करनी है। मिशन 180 और मिशन 156 को दोनों पार्टियां लेकर चल रही है। अब आगामी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान पे सबकी निगाहें टिकी होंगी। निगाहें इस मायने भी टिकी होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ फेस के रूप में रहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री छोड़ के राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अंडरस्टूड है, बट ये तय है कि वो पूरी कमान अपने तरीके से, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का नाम सामने आएगा, इधर कांग्रेस से जो भी चेहरा होगा, क्योंकि बीजेपी के पास में मध्य प्रदेश में साफ है शिवराज सिंह चौहान फेस के रूप में होंगे, वहां रमन सिंह के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, तो राजस्थान एक ऐसा होगा। और अभी आपको ध्यान होगा कि रणनीति का हिस्सा मानो चाहे कैसे भी मानिए, जब मणिपुर की डिमांड उठ रही थी पार्लियामेंट में, तो लगातार राजस्थान को कोट किया जा रहा था। जो स्पोक्स पर्सन है, तमाम लोगों ने कहा भी था कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे कि राजस्थान भी आप एक बार जाइए, तो राजस्थान को यूं भी टारगेट किया गया। राजस्थान के को लेकर के बीजेपी को लोगों ने, जिस तरह से कांग्रेस या विपक्षी दल मणिपुर की डिमांड कर रहे थे, उसी तरह से राजस्थान की डिमांड की गई। तो ये बात जरूर है, केंद्र बिंदु आने वाले दिनों में राजस्थान रहेगा, चाहे कितनी भी चुनावी हलचल हो, कितना ही मीडिया का फोकस हो, वो पूरा का पूरा राजस्थान पे काफी हद तक केंद्रित रहेगा। वजह साहब है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट होगा तो सारी चीजों पे फोकस भी उसी तरह से होगा। मुकाबला काफी कड़ा रहेगा राजकुमार जी, और दिलचस्प भी रहेगा, मैं ये कहूंगा, क्योंकि चेहरा प्रधानमंत्री का, मुझे खैर ये पार्टी की रणनीति है, 2 दिन पहले भी किसी का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि 11 अगस्त 2023 शाम के 6:15 बजे, तब तक बीजेपी के लिए कमल का फूल और नरेंद्र मोदी चेहरे के रूप में। अब ये नहीं कह सकता कि 6:30 या 7 बजे को डिक्लेयर हो जाए, लेकिन अभी तक की स्थिति है और उससे आपको मुकाबला करना है। देखिए योगेंद्र जी, चुनाव हमेशा कड़ा ही होता है, कठिन होता है। चुनाव को हमेशा कठिन मान के ही लेना चाहिए, चुनाव को कभी सरल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जनता का मन क्या है हम तो खाली देख पाते हैं, लेकिन हम जनता के मन के आधार पे जनता किसको वोट देगी, क्या होगी, जनता माई बाप होती है, और जनता जिसको वोट देती है वही चुनाव जीतता है। इसलिए चुनाव तो बहुत कठिन होता है और हम कठिन चुनाव मान के चल रहे हैं, लेकिन हमको सरलता इसलिए है क्योंकि हमने राजस्थान में काम किया है। और ये चुनाव पीएम वर्सेस सीएम होगा, ये चुनाव का देश वर्सेस राजस्थान, पूरा देश यहां लग रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ताकत लगाई है, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल यहां ताकत लगा रहा है। योगेंद्र जी, मैं पिछले बातों को आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक वक्त था जब बंगाल में चुनाव हुए थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ताकत लगा दी थी, सारे केंद्रीय मंत्री वहां जाके बैठ गए थे, सारे मंत्री वहां जाके बैठ गए थे, सारे सीएम वहां बैठ गए थे। खुद नरेंद्र मोदी जी लगातार बंगाल में खूब दौरे कर रहे थे, दमादम, और बिल्कुल दिख रहा था कि अब तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और योगेंद्र जी, कोइंसिडेंस रहा कि चुनाव के आसपास में ममता जी के पांव में चोट लगी थी और ममता जी भारी मतों से बंगाल में आई थी, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। और राजस्थान में भी कोइंसिडेंस देखिएगा कि इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भी पांव में चोट लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत नजर आ रहे हैं, ये शुभ संकेत नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में भी सुपड़ा साफ होने वाला है। बंगाल में जिस तरह से, मुझे एक चीज और बता दीजिए, ये चोट मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है कि प्रतिपक्ष का किसी व्यक्ति उसके भी चोट लग सकती है, उसके लिए शुभ हो? देखिए, प्रतिपक्ष तो इसमें पांव पे मुख्यमंत्री की चोट लगी उसको मजाक बना रहा है। तो प्रतिपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहूंगा, चोट आपकी भी लग सकती है, चोट हमारी भी लग सकती है। और मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी की रहेगी, कांग्रेस के चोट शुभ रहेगी या बीजेपी की भी शुभ? मैं कह रहा हूं चोट तो मुख्यमंत्री जी के पांव में लगी है, और दिल में चोट और दिमाग पे चोट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लगी हुई है। वो बौखलाए हुए मुख्यमंत्री की चोट से भी कि ये नेता किस टाइप के हैं।
चोट लगने के बावजूद भी सुबह 6 से लेकर रात को 2 बजे तक राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं। एक दिन में मुख्यमंत्री जी ने 365 दिन में एक दिन भी रेस्ट नहीं किया है। योगेंद्र जी अस्पताल में रखे भी वो काम करते हैं, घर में रखे भी काम करते हैं। आज उनके दोनों पांव में पट्टियां बंधी हुई, व्हील चेयर पे चल रहे हैं, तो भी मान नहीं रहे हैं। मैंने खुद ने मुख्यमंत्री जी को पूरे 4.5 साल में 2-3 बार निवेदन किया कि सर आजकल आप थके थके नजर आते हैं, सर आप रेस्ट करा करिएगा। वो मानते ही नहीं है, वो अपने परिजनों की नहीं मानते, उनके नजदीक के जो मित्र उनकी नहीं मानते। वो कहते हैं मैं राजस्थान की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। योगेंद्र जी उनके लिए ना कोई दिवाली है, ना होली, ना ईद है। वो लगातार सुबह 6 से लेकर रात को 2 बजे तक राजस्थान की जनता की सेवा करने में लगातार लगे रहते हैं। उनको परिवार की चिंता नहीं रहती, वो हमेशा राजस्थान को अपना परिवार मानते हैं। चाहे वो अंतिम व्यक्ति को गणेश मानते हुए, अंतिम व्यक्ति को अपने परिवार का प्रमुख सदस्य मानते हुए उसकी सेवा करने में हमेशा लगे रहते हैं। कुर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद भी कहते हैं ये, वो खुद कहते हैं, मैं मानता हूं। और मुख्यमंत्री जी के कहने के मायने हैं, मुख्यमंत्री जी के कहने के मायने हैं। हिंदुस्तान देख रहा है कि अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति से परेशान अगर नरेंद्र मोदी जी, तो इसका मतलब कोई ना कोई मायने हैं। इन जादूगर में कोई ना कोई तो जादूगरी है कि पूरे का पूरे नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर इंसान है, उनको परेशान कर रखा है। इसका मतलब अशोक गहलोत जी में कुछ ना कुछ जरूर है। और योगेंद्र जी डेली एक से बढ़ के एक योजना ऐसी आ रही है। अब ये जो फ्यूल चार्ज माफ हुआ ना, ये भारतीय जनता पार्टी का भी माफ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 50 यूनिट भी माफ हो रहे थे, 100 यूनिट भी माफ हो रहे थे। भाजपा पार्टी तो उसमें बुराई ढूंढती है। और योगेंद्र जी भला होता राजस्थान का, बीजेपी का, तब ये हमारी जो 10 प्रमुख योजनाएं हैं और उसके बाद जो अन्य योजनाएं जो की है, जब कल 40 लाख मोबाइल जो हमने लॉन्च किए जनता को दिए, योगेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी उसमें मीन मैक्स निकालती, कमी निकालती कि साहब इसको ऐसे करते, वैसे तो करते जब तो ठीक था। योगेंद्र जी हमने 500 रुपए का सिलेंडर दिया, ये उसको कहते हैं आप रेवड़ी बांट रहे हो। मैं कहता हूं 500 रुपए का सिलेंडर तो राजस्थान के हर व्यक्ति के पास जा रहा है। और मैं कह रहा हूं हमने तो 8 करोड़ लोगों को अपना जवाब दिलवा दूं क्योंकि वीरेंद्र जी सवाल बहुत सारे हो जाएंगे, फिर जवाब देने में दिक्कत होगी। जी वीरेंद्र जी, पहले तो जो सवाल खड़े किए राजकुमार जी ने कुछ, और फिर दूसरा चोट पे भी अगर आप कुछ कह सकें तो शुभ होती है चोट। वैसे सबसे बड़ी चोट तो राजस्थान की जनता कांग्रेस को देने वाली है, वो है वोट की चोट। इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वास्तव में दोबारा पुनः विपक्ष में बैठने की स्थिति में भी नहीं होंगे। और रही बात, ये बात कर रहे थे योजनाओं की, मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं, ये बोल रहे हैं कि इतनी योजनाएं। जन टीवी के इस चैनल पर आप उन 10 योजनाओं का नाम बता दीजिए जिससे राजस्थान की जनता को किसी भी रूप में फायदा हुआ हो। जिस फायदे की आप बात बोल रहे थे, बिजली के बिलों की, बिजली के बिलों का करंट किस प्रकार लगा है। भरतपुर का एक वीडियो आपको दिखाता हूं। आपके यहां से 5-5, 10-10 हजार के बिल उनके आए हैं, जिनके 100-100, 200 रुपए के बिल आते थे। राजस्थान के गांव में बिजली नहीं है, गांव का आदमी कह रहा है कि हमें बिजली फ्री नहीं, हमें बिजली दे दीजिए। और रही बात आपकी सरकार की, आप कह रहे थे 5 साल लगातार काम कर रहे थे। भैया 3 साल तो आपकी सरकार होटलों में बंद रही है, काम कब किया है आपने। और आपके मुख्यमंत्री के बिगड़े बोल, किस प्रकार आपके मुख्यमंत्री ने आपके नेता को ही कहा था नाकामा, निकम्मा, क्या क्या शब्द यूज नहीं किए। एक पूर्व राष्ट्रपति के लिए जिस प्रकार अमर्यादित शब्द उन्होंने प्रयोग किए वह भी लोग जानते हैं। जिस प्रकार उन्होंने आपके नेता को कहा कि कोरोना हमारी पार्टी में भी आ चुका है, 1 बटा कोरोना हमारी पार्टी में भी आ चुका है। और उन्होंने क्या कहा, दिमाग का दिवालियापन। यह भी आपके मुख्यमंत्री ने आपके नेता के लिए ही कहा। तो रही बात आपस में मिलकर लड़ने की, तो आपके बोल तो सामने आ रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अब तो एक हो गए वीरेंद्र जी, अब ये कह रहे हैं कहीं नहीं हुए हैं, कहीं नहीं हुए हैं। उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। वो 2 बार कह चुके हैं कि मैं सीएम की कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि 3 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें मुझे इस कुर्सी पे चढ़ना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार की जो अपराधी सरकार है, जिसने राजस्थान में अपराध का ग्राफ बढ़ा दिया, जिसने राजस्थान में बलात्कार का ग्राफ बढ़ा दिया, जिसने राजस्थान में निरंकुशता का ग्राफ बढ़ा दिया और महाभ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ा दिया, उस सरकार को परमानेंटली घर बिठा देंगे। कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। योगेंद्र, ये तो तलखियां और आएंगी सामने, और मुझे लगता है कि देखो चुनाव का दौर है। चुनाव में क्या सभी स्थितियों के अंदर बहुत सारा बदलाव आता है। आईटी का जमाना है, लोग उसका भी बेनिफिट लेंगे। और मुझे लगता है कि क्योंकि जो सेल फोन, मोबाइल फोन है, ये काफ़ी कुछ फोकस रखता है कि चुनाव, आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मीडिया की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखा पाते हैं, कुछ प्रेशर में भी होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें परोस देता है। आप जब तक ऑफिस आते हैं तब तक तो सोशल मीडिया में वो चीज़ें सैकड़ों लोगों के पास में होती हैं जो आप चाह करके भी नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन पब्लिक दिखा देती है। तो आपका स्मार्टफोन है, वो भी एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये पार्टियों के लिए, जिसके खिलाफ है उसके लिए तो बड़ी दिक्कत है, सामने वाला उसमें बड़ी खुशी जाहिर करता है। लेकिन दोनों ही तरफ स्थितियां कर देते हैं। कई बार नेताओं की ऐसे भी स्थितियां बना देते हैं कि वहाँ स्टेज दिखाएंगे हम लोग तो कि देखिए साहब कितनी भीड़ है, स्टेज पे इतने नेता हैं,
लेकिन बाद में पता लगकर कुर्सियां सारी खाली पड़ी हैं क्योंकि वो पब्लिक दिखा दे देती है। तो ये एक चीजें भी सामने आने वाली हैं आने वाले दिनों में। बड़ा रोचक मुकाबला इस चुनाव का कहा जा सकता है। देखिए, महामुकाबला तो है ही, चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, अगले साल प्रधानमंत्री सामने होंगे चेहरे के रूप में। देखिए, मुकाबला कड़ा होने वाला है। और जिस तरह से राजकुमार जी बता रहे थे कि चुनाव तो हमेशा कड़ा ही होता है, लेकिन यहाँ पर की जो स्थिति बता रही है कि जिस तरह से आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे कि वास्तविकता ऐसी ही होती है कि कल ही जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे और उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री जी की रैली में जो पीछे खाली कुर्सियाँ थी, वो अगर वहां वसुंधरा राजे जी होती या उनका नाम होता तो वो कुर्सियां खाली नहीं रहती। तो इस तरह की तलखियां भी सामने आएगी। हालांकि बीजेपी की अलग गुटबाजी है, कांग्रेस की तो है ही। और कांग्रेस लेकिन एक चीज मैं यहाँ देखो, अभी जैसे वीरेंद्र जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के बिगड़े बोल थे, कांग्रेस की चिंता इनको है कि वहां ध्यान रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी को वसुंधरा की चिंता, बीजेपी की चिंता है। तो ये तो माना जाएगा कि आत्मीयता दोनों ही दलों में काफी है। वसुंधरा जी का बहुत जिक्र करते हैं वीरेंद्र जी कि वसुंधरा जी होती है तो कुर्सियां भर जाती है, आपके पास में एक चेहरा है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो। क्या कारण है इसका? देखिए, उनका व्यक्तिगत लगाव है, वो सचिन पायलट जी से लगाव नहीं रख पाए, लेकिन हमारी लीडर से लगाव रखते हैं। अच्छी बात है, रखना चाहिए, एक दूसरे को राजनीति में लगाव रखेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ उन्हें सचिन पायलट जी को भी गले लगा लेना चाहिए। कह दिया उन्होंने कि हमारे कोई गिले शिकवे नहीं है, अभी और केवल उनके बोल हैं जी, उनको गले लगाना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ जिस प्रकार से एक व्यक्तित्व था उनका, उन्हें पहले ही कुर्सी छोड़ के सचिन पायलट जी को कुर्सी दे देनी चाहिए थी। राजस्थान की जनता ने एक युवा नेतृत्व के ऊपर भरोसा करके सचिन पायलट जी में भरोसा किया था, ना कि गहलोत जी में। तो उन्हें बड़ा दिल रखना चाहिए था, उन्हें दे देनी चाहिए थी कि युवा को नेतृत्व है। राजस्थान की जनता जो चाहती थी वो सपना पूरा होता। राजस्थान की जनता, कम से कम उन्हें कुशासन देखने को तो नहीं मिलता। जी देखो, इतना भरोसा सचिन पायलट पे है कि सचिन पायलट होते तो पता नहीं क्या स्थितियां हो सकती थी। राजकुमार जी, भरोसे की बात देखिए, आपको भरोसा वसुंधरा जी पे लग रहा है कि वसुंधरा जी होती तो थोड़ा सा और ठीक हो जाता, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? इधर है कि सचिन पायलट होते तो रंग अलग होता। योगेंद्र जी, सचिन पायलट साहब तो कांग्रेस में ही है। ऐसा तो नहीं रणनीति का हिस्सा हो दोनों तरफ से? भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाना जानती कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी तो परिवारों को लड़ाने के जानती थी। भारतीय जनता पार्टी अपना घर नहीं संभाल रही है, कांग्रेस के घर में झांकने का प्रयास कर रही है। वसुंधरा जी को संभाल नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि वसुंधरा जी को संभाल लो। मैं भी कह रहा हूं कि वसुंधरा जी को संभाल लो। वसुंधरा जी को संभाल नहीं पा रहे हैं। वसुंधरा जी क्या कर रही है? वसुंधरा जी अलग से मोर्चा खोल रही है, क्या कर रही है वसुंधरा जी? योगेंद्र जी, कल एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन हुआ था, वसुंधरा जी उसमें थी नहीं। वसुंधरा जी ने अभी कुछ दिन पहले उससे पहले एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, प्री बर्थडे बनाया था। प्री वेडिंग तो सुनी हमने, प्री बर्थडे भी बनने लगे आजकल। तो ये परंपराएं तो भारतीय जनता पार्टी डाल रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए डाल रही है, वसुंधरा जी इसलिए डाल रही है कि वसुंधरा जी की वहां कोई पूछ नहीं रहे। कभी पोस्टर लग गया, कभी हट गया, कभी फोटो लग गई, कभी हट गई। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। सचिन पायलट साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता है, हिंदुस्तान के युवा नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ाएंगे अब की बार वो अशोक गहलोत के साहब के साथ मिलकर के। अशोक गहलोत साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी के छक्के सचिन पायलट साहब, डोटासरी, रणदावा जी, अशोक गहलोत साहब और हम सब ब्लॉक अध्यक्ष सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को इतनी जबरदस्त पटक नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी याद रखेगी कि राजस्थान में हम गए थे, और राजस्थान का संदेश पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा। योगेंद्र जी, कांग्रेस में भी बड़ी शक्ति का संचार होगा, और भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त यहां मुगी खानी पड़ेगी। हिमाचल में खाई थी, कर्नाटक में खाई थी, बंगाल का मैंने आपको बता ही दिया, गुजरात का भी परिणाम, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी मुखियां खानी पड़ेगी। और कर्नाटक में तो राम हनुमान भी इनका हाथ साथ जोड़ के चले गए थे। राम हनुमान ने भी मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं है, और आपके बार राजस्थान में राम हनुमान भी हमारे साथ रहेंगे, हमारा काम भी हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ राम भी रहेंगे, हनुमान भी रहेंगे, काम भी रहेगा। और उसके लिए और राजस्थान की जनता ने मन बना लिया। योगेंद्र जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती है, केंद्र का नेतृत्व जानता है। नरेंद्र मोदी जी बहुत दिमाग वाले हैं, उनके जो साथी हैं अमित शाह जी बहुत दिमाग वाले हैं, वो जानते हैं राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा आपकी बार। तो चलिए फिर तो अब मंच से जय श्री राम, जय हनुमान, बिल्कुल चलिए बोल दीजिए राजकुमार जी, जय श्री राम, जय हनुमान। चले, बहुत अच्छी बात है। खैर, भगवान राम सभी के राम हैं, और वो जीने का एक सिद्धांत भी है राम, ऐसा नहीं है। तो चलिए, खैर, चुनाव के दिनों में आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें चलती हैं। आप अपनी ताकत के साथ साथ दूसरे की कमजोरी को भी टारगेट करते हैं, तो ये आपकी एक रणनीति का हिस्सा होता है, और यहाँ पे नहीं, हर जगह पे होता है। मुद्दे वो उछाले जाते हैं कि जनता पर किसका इम्पैक्ट आ सकता है। ये भी एक कला होती है राजनीतिक दलों की। और जब तक चुनाव आएंगे, आप दिन में 3 बयान देख पाएंगे, 4 देख पाएंगे कि इस बयान का ये मायने होते हैं, उसने बोला इसका काउंटर अटैक ये होगा। तो बहुत सारी चीजें आएंगी। फिलहाल तो सीटों का टारगेट आ रहा है कि एक तरफ 180, दूसरी तरफ 156, लेकिन ये कैसे हासिल होंगी, ये वो राजनीतिक दल
जैसे जैसे अपनी कवायद में लगेंगे उनको भी मालूम है कितना हम हासिल कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक टारगेट तो एक लक्ष्य तो लेके ही चलना पड़ता है, जो मुझे लगता है कि उसकी कवायद अब शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।